तो आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर जहाज था जो 15 अप्रैल 1912 के दिन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग के टकराने से डूब गया था। इस हादसे में एक अंदाजे के हिसाब से तकरीबन 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसी वजह से आज तक ये हादसा इस दुनिया में सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है। इसे इतिहास में और भी कई कारणों की वजह से याद किया जाता रहा है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन चीजों की जो हुआ है। और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। डूब चुके टाइटैनिक से बाहर निकाला गया। बेशक एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये खोज हमें टाइटैनिक से जुड़ी हुई एक बहुत ही दिल तोड़ देने वाली कहानी सुनाती है, क्योंकि हमें यही बताया गया था कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब भी बैंड वालों ने अपना म्यूजिक बंद नहीं किया। उनके चारों ओर वो हो हल्ला मचा हुआ था, पूरे जहाज में पानी भर चुका था, लेकिन उन लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं छोड़े। शुरुआत में माना जाता था कि उन लोगों ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी नौकरी में वो अपने बैंड को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते थे और ये बात उन्हें पता भी थी। लेकिन बाद में सामने आया कि वो बैंड ग्रुप इस जहाज का कोई एम्प्लॉय नहीं था, जिसका मतलब वो भी और लोगों की तरह इधर उधर भागकर अपनी जान कहीं ना कहीं तो बचा ही सकते थे। तो इस बहुत कमाल की खोज को अपनी लिस्ट में शामिल किया। शू। अब जरा इसे देखिए, इस आइटम को टाइटैनिक की खोज से जुड़ा हुआ सबसे रेयर आइटम माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक टाइटैनिक से गिने चुने ही फुटवियर आइटम्स बाहर निकाले गए हैं और जो निकले हैं उनकी हालत इससे भी ज़्यादा बुरी थी। बहरहाल इस जूते में भी सिर्फ आगे का टॉप हिस्सा, थोड़ा सा अंदरूनी सोल का हिस्सा और बाकी का नीचे का पतावा बचा हुआ है। इस जूते को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इंसान का ये जूता होगा उस बेचारे इंसान के साथ क्या हुआ होगा। प्रकृति की शक्ति के आगे कोई नहीं बचा। लोगों से जुड़े हुए उनके निजी सामान को देखकर हम यही सोच सकते हैं कि इस जहाज पर चढ़ने से पहले उन लोगों ने कितनी खुशी खुशी ये सोचा होगा कि हम ट्रिप पर ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज उनका हाल ये हुआ मिला। ये सामान किस किस के थे कभी हमें पता नहीं चल पाया। इस जूते के हाल को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं और इस धरती के समुद्र इस धरती की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। लव लेटर। ये कहानी रिचर्ड गेट्स नाम के एक कैबिन अटेंडेंट की है जो कि टाइटैनिक में ही काम करता था और जैसे ही वो अपना सफर इस जहाज में पूरा कर रहा था तो इसी सफर के बीच में उसने अपनी पत्नी के लिए लव लेटर लिखा, लेकिन बदकिस्मती से ये लव लेटर कभी उसकी पत्नी को मिला नहीं। जी हाँ, इस लव लेटर को टाइटैनिक की असली स्टेशनरी पर लिखा गया है और यहाँ तक कि जिस थैली में इसे डाला गया था वो भी टाइटैनिक की असली स्टार लाइन वाली थैली है। बेशक ये कहानी सोचने में ही कितनी उदासी भरी ही लगती है और दोबारा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बेचारे वो लोग कितने मजबूर होंगे जो इस जहाज में बैठे थे। इस लेटर में मुझे कन्फेशंस और फीलिंग्स के अलावा एक और चीज मिली। जी हाँ, इस लेटर के एंड में एक जहाज के टकराने की बात लिखी हुई है, लेकिन ये आइसबर्ग वाली टक्कर नहीं है। जी हाँ, इस टक्कर से पहले भी ये टाइटैनिक न्यूयॉर्क के पास ही एसएस ओमान से टकराया था और उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया था। इसमें लिखा हुआ है कि ये टकराना या फिर ये टक्कर कोई शुभ संकेत नहीं है, आगे इससे भी बुरा हो सकता है। और जी हाँ, आगे जो हुआ वो सब कुछ आपके सामने था। वॉच। बेशक ये चीज भी मेरी लिस्ट की सबसे डराने वाली आइटम नहीं है, लेकिन इस घड़ी के पीछे जिसकी कहानी है वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा और यकीन मानिए आप भी इसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिनाई कंटोर की, जो कि एक 34 साल का लड़का था और इसी टाइटैनिक जहाज पर मौजूद था। उसके साथ उसकी पत्नी मैरियम भी इसी जहाज पर मौजूद थी। उन्होंने 2nd क्लास पैसेंजर टिकट खरीदा और उस समय इस टिकट की कीमत 26 पाउंड्स हुआ करती थी, जो कि आज के हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख रुपए बनते हैं। और जैसे ही ये टक्कर यानी कि आइसबर्ग से टाइटैनिक जब टकराया तभी सिनाई को अपनी पत्नी का ध्यान आया। किस्मत से उसने अपनी पत्नी को एक लाइफ बोट में बैठा दिया और समय रहते उसकी पत्नी को तो बर्फीले पानी से बचा लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से सिनाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जी हाँ, उसकी इस बर्फीले पानी में डूबने से मौत हो गई और ये पॉकेट वॉच उसकी लाश जब टाइटैनिक से निकाली गई तो उसके कपड़ों में ही मौजूद थी। क्यों है ना इसकी बहुत डरावनी कहानी। कार्ड ऑफ इंस्पेक्शन। जो कार्ड अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक मैरियम नाम की महिला से ताल्लुकात रखता है। मुझे तो समझ नहीं आया कि कोई एक ट्रिप पर जाने से पहले इस इंस्पेक्शन कार्ड को अपने साथ लेकर क्यों चलेगा। इसके बाद मैरियम की कहानी भी दुनिया के सामने आई और ये पता चला कि मैरियम कभी इस जहाज पर यात्रा करना ही नहीं चाहती थी,
लेकिन हालातों के चलते उसका प्लान भी अचानक ही बना और वो बहुत जल्दी जल्दी में अपनी पैकिंग करके जहाज पर सवार हो गई। इस कार्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो मैजेस्टिक जहाज पर यात्रा करना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो वाला प्लान डिले हो गया और मजबूरन उसे टाइटैनिक जहाज में बैठना पड़ा। आप ये बहुत आसानी से देख सकते हैं कि मैजेस्टिक वर्ड जो कार्ड पर लिखा हुआ है उसे लाइंस लगाकर काटा गया है, जो सीधे तौर पर प्लान चेंज होने की तरफ इशारा कर रहा है। काश बेचारी मैजेस्टिक में ही चढ़ जाती। रेडियो ऑफ द टाइटैनिक। चलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी तक, जी हाँ अभी तक, इस जहाज के इस इंस्ट्रूमेंट को जहाज से बाहर नहीं निकाला गया है और आज भी इस बात पर डिबेट चल रही है कि क्या उस जहाज के रेडियो को वहां से बाहर निकाला जाना चाहिए या नहीं। जी हाँ, सन 1912 में इस रेडियो को मार्कोनी वायरलेस टेलीग्राफ मशीन के नाम से जाना जाता था और यही वो रेडियो था जिसने उस समय आसपास मौजूद सभी जहाज को मदद की गुहार लगाई थी और इसी के द्वारा, जी हाँ इसी मशीन के द्वारा तकरीबन 700 लोगों को जहाज से बचा भी लिया गया था। लेकिन जो मरे उनमें से ज्यादातर लोगों की बॉडीज आज भी बरामद नहीं हुई हैं। इसलिए आज तक ये रेडियो भी नहीं निकाला गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को डर है कि अगर उन्होंने इस रेडियो को निकालने के लिए वहां थोड़ी बहुत भी खुदाई करी तो शायद हो सकता है कि वहां पर मरे हुए लोगों के अवशेष मौजूद हों और इस रेडियो को निकालने के चक्कर में वो अवशेष कहीं ना कहीं खराब ना हो जाएं। वहीं लोग मानते हैं कि आज यहाँ पर इंसान के कोई अवशेष मौजूद नहीं होंगे, इसलिए हमें रेडियो बाहर निकाल लेना चाहिए। लेकिन इस रेडियो को बाहर निकालने के लिए जहाज के अगले हिस्से को पूरा काटना होगा। लेकिन इसलिए ये आज भी डिबेट चल रही है कि क्या हम इस रेडियो को बाहर निकालें या नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि टाइटैनिक जैसे जहाज का रेडियो एक बहुत ही कीमती सामान होने वाला है। साथ ही हम इससे टाइटैनिक जहाज की कहानी के बारे में और कई बातों का पता लगा पाएंगे, जैसे कि उस फाइनल टाइम पर टाइटैनिक में आखिर चल क्या रहा था और इसे कैसे इस्तेमाल किया गया था। द टेलीग्राफ। अभी मैंने आपको रेडियो के बारे में बताया, लेकिन इस जहाज में टेलीग्राफ मशीन भी लगी हुई थी जिसे सन 1987 में यहाँ से बाहर निकाला गया। जी हाँ, इस टेलीग्राफ मशीन को इंजन रूम तक कमांड भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे हम उस जमाने का वॉकी टॉकी भी कह सकते हैं, जो उस जहाज पर स्टाफ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। और यकीन मानिए इसी मशीन के द्वारा सबसे पहली बार शिप क्रू मेंबर्स द्वारा आइसबर्ग को देखे जाने का मैसेज भी भेजा गया था। लेकिन बदकिस्मती से ये सभी कमांड बहुत लेट हो चुकी थी। इस मैसेज को भेजने के सिर्फ 37 सेकंड बाद ही ये जहाज जाकर सीधा आइसबर्ग से टकरा गया और आगे जो हुआ वो हमें पता ही है। ये टेलीग्राफ टाइटैनिक की सामान के ऑक्शन में भी मौजूद था। जी हाँ, तकरीबन 5000 ऐसी आइटम्स थी जिन्हें टाइटैनिक से निकालकर नीलाम किया गया था और इन सब की कीमत तकरीबन $200 मिलियन रखी गई थी। बिग पीस। ये जो चीज आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक 15 टन वजनी टाइटैनिक जहाज का सेक्शन था जिसे बहुत मेहनत करके समुद्र से बाहर निकाला गया था। हमें पता है कि सन 1985 तक टाइटैनिक का मलबा भी हमें नहीं मिला था, लेकिन रॉबर्ट बेलार्ड नाम का ये आदमी, जो कि इसी क्षेत्र में अपनी अंडर वाटर रिसर्च कर रहा था, और ये टुकड़ा उन्हें जहाज से बहुत दूर पड़ा हुआ मिला। इसका आकार 26 गुना 12 फीट का था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइटैनिक जहाज की सबसे मेन सपोर्ट लेयर थी, जिससे कई सपोर्टिंग बीम्स भी जुड़े हुए थे और जरूर ये टक्कर लगते ही टूटकर गिर गया होगा। ये चीज़ भी हमें दिखाती है कि वो जहाज़ उस समय कितनी ज़्यादा स्पीड में था और कितनी भयानक टक्कर उस समय आइसबर्ग से हुई होगी कि 15 टन वजनी लोहे का टुकड़ा भी इसे नहीं झेल पाया। जैक। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जो कभी ना कभी टाइटैनिक जहाज़ से रिकवर की गई, और अब मैं आपको बताता हूँ जैक की कहानी। जी हाँ, हमें पता है कि जैक और रोज इस टाइटैनिक पर वो कपल थे जो सबसे मशहूर थे, और आज भी पूरी दुनिया रोज को सिर्फ इसलिए बुरा मानती है कि वो जैक को कहीं ना कहीं डूबने से बचा सकती थी, लेकिन उसने नहीं बचाया, क्योंकि जिस पतरे पर वो बैठी हुई थी उस पतरे पर आराम से 2 लोग बैठ सकते थे, लेकिन उसने जैक को वहां ऊपर आने के लिए फोर्स नहीं किया और उसे अपनी जगह नहीं दी। खैर, जैक को हाइपोथर्मिया हुआ और वो इस हादसे में मारा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि जैक की बॉडी को तुरंत वहां से बाहर भी निकाल लिया गया था।